वामपंथी लेखिका अरुंधति रॉय एक बार फिर चर्चाओं में है। 14 साल पुराने एक मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अरुंधति रॉय पर गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम अर्थात यूएपीए के तहत केस चलाने की अनुमति दी है। इसके बाद दुनिया भर के वामपंथी उनके समर्थन में बयानबाजी भी कर रहे हैं। कई संगठन और संस्थाएं भी रॉय का समर्थन करती दिख रही हैं। ऐसे में आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि अरुंधति रॉय कौन है, उन्होंने किस तरह की बयानबाजी की है, क्यों दुनिया के बड़े वामपंथी समूह उनका समर्थन करते हैं। शुरू से शुरू करते हैं। रॉय का पूरा नाम सुजैना अरुंधति रॉय है। 24 नवंबर 1961 को मेघालय के शिलोंग में उनका जन्म हुआ। उनकी मां मेरी जैकोबाइट सीरियन ईसाई थी जो कि केरल से ताल्लुक़ रखती थी। रॉय के पिता राजीव रॉय हिंदू थे और वे कोलकाता की एक कंपनी के चाय बागान में मैनेजर थे। जब वे 2 साल की थी तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। इसके बाद वे अपनी माता के साथ केरल में रही। इस जानकारी से आपको रॉय के परिवार का, उनके बैकग्राउंड का मोटा मोटा अंदाज़ा मिल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। स्कूली पढ़ाई केरल में करने के बाद वे दिल्ली आ गई और यहाँ उन्होंने 1978 में एक आर्किटेक्ट से शादी कर ली। 1982 में दोनों का तलाक भी हो गया। 1984 में उन्होंने फिल्म मेकर प्रदीप कृष्णन से विवाह कर लिया। वर्तमान में रॉय और कृष्णन अलग अलग रहते हैं, हालांकि दोनों का तलाक अभी नहीं हुआ है। तो हमने आपको बताया रॉय के माता पिता के बारे में, उनके विवाह के बारे में बताया। अब आपको बताते हैं कि कैसे फिल्मों में स्क्रीन प्ले राइटर से रॉय वामपंथी एक्टिविस्ट बन गई और देश विरोधी एजेंडे की तरफ शिफ्ट हुई। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि अरुंधति रॉय एनडीटीवी के पूर्व मालिक और संस्थापक प्रणय रॉय की कज़न है। प्रणय रॉय ने राधिका रॉय से शादी की है। राधिका रॉय सीपीआईएम नेता बृंदा करात की बहन है और बृंदा करात ने सीपीआईएम के बड़े नेता प्रकाश करात से शादी की है। इस तरह से देखें तो अरुंधति रॉय के संबंध सीधे सीधे देश की वामपंथी पार्टी और वामपंथियों से जुड़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप वीडियो देखने के दौरान इस बात का ध्यान रखिए कि अरुंधति रॉय के सीधे संबंध देश की वामपंथी पार्टियों के साथ हैं। प्रदीप कृष्णन से विवाह करके रॉय ने उनकी फिल्म मैसी साहिब में काम किया। उन्होंने प्रदीप कृष्णन की ही एक और फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा, लेकिन इससे उन्हें कोई विशेष पहचान नहीं मिली। इसके बाद 1994 में रॉय को मानो अटेंशन पाने का एक फॉर्मूला मिल गया। इस साल फूलन देवी के जीवन पर आधारित शेखर कपूर की फिल्म द बैंडिट क्वीन आई। अरुंधति रॉय ने लोकप्रिय फिल्म की जमकर आलोचना की। रॉय को खूब अटेंशन मिली। यहीं से उन्होंने वो सब बोला जो उन्हें अटेंशन दिला सकता था, वो सब लिखा जो उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वामपंथी समूह में पहचान और रुतबा दिला सकता था। 1996 में उन्होंने अपना उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पब्लिश किया। अब वे देश और दुनिया के वामपंथी समूहों की कथित लिबरल्स की एक तरह से नेता बन गई थी। इसके बाद उन्होंने देश के विरुद्ध विश्व भ्रमण करना शुरू किया, देश को हर तरह से बदनाम किया, देश की संप्रभुता और अखंडता तक पर सवाल उठाए, देश की सेना को बलात्कारी बोला। अरुंधति रॉय इस दौर में मानो एक बेलगाम घोड़े की तरह हो गई थी। वे कुछ भी बोल रही थी, कुछ भी लिख रही थी। देश की, कानून की, संविधान की, संस्थाओं की किसी की भी उन्हें परवाह नहीं थी। इसके बाद भी उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती थी, इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले समझते हैं कि किस स्तर पर वे देश के विरुद्ध विश्व भ्रमण करती थी। 21 अक्टूबर 2010 को दिल्ली में आज़ादी दी ओनली वे नाम से एक सेमिनार हुआ। इस सेमिनार में अरुंधति रॉय, सैयद अली शाह गिलानी, शेख शौकत हुसैन जैसे लोग मौजूद थे। सेमिनार में अरुंधति रॉय ने देश के विरुद्ध एक लंबा भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर कभी भारत का अभिन्न अंग नहीं रहा है। अब आप समझिए, पाकिस्तान भी हमेशा से यही कहता आ रहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है, और यही बात अरुंधति रॉय ने भी कही। इसके बाद भी रॉय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कश्मीरी पंडित सुशील पंडित ने एफआईआर भी लिखवाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अक्टूबर 2010 के बाद अब लगभग 14 साल बाद सरकार ने यूएपीए के तहत उन पर केस चलाने की अनुमति दी है। रॉय ने सिर्फ कश्मीर को लेकर ही नहीं देश बल्कि और भी कई अलग तरह से देश विरोधी टिप्पणियां की है। उन्होंने देश के विरुद्ध अपनी नफरत भी सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित की है। उन्होंने दावा किया है कि भारत राज्य सैन्य हस्तक्षेप के माध्यम से भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर रहा है, जिसमें अल्पसंख्यकों और कुछ जातीय समूहों को उच्च जाति हिंदू राज्य द्वारा उत्पीड़ित किया जा रहा है। कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग ना मानने वाली, भारत की एकता और अखंडता को संदिग्ध करके खतरे में डालने वाली अरुंधति रॉय ने गुजरात दंगों को लेकर भी समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले झूठ बोले। दरअसल 6 मई 2002 को आउटलुक पत्रिका में रॉय ने गुजरात दंगों को लेकर डेमोक्रेसी हुज शी व्हेन शी इज एट होम टाइटल से एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के पूर्व सांसद इकबाल एहसान जाफरी को भीड़ ने घेर कर मार दिया। उनके साथ ही भीड़ ने उनकी बेटियों को भी जिंदा जला दिया। बाद में ये तथ्य सामने आए कि इकबाल एहसान जाफरी के साथ उनकी बेटियां रहती ही नहीं थी, बल्कि उनकी बेटियां तो विदेश में रहती थी। इसके बाद रॉय ने पत्रिका में माफ़ीनामा छापकर माफ़ी मांग ली। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि शिकागो में अपने भाषण में अरुंधति रॉय ने एक और प्रोपेगेंडा फैलाया।
रॉय ने अपने भाषण में गोधरा कांड को हादसा बताते हुए कहा कि एक ट्रेन में तीर्थयात्री अयोध्या की विवादित मस्जिद को विध्वंस करके लौट रहे थे। ट्रेन में आग लग गई, किसी को नहीं पता कि आग किसने लगाई। अब आप समझिए, शिकागो में रॉय का भाषण सुन रहे लोगों को पूरी कहानी नहीं पता तो वे इस बात पर विश्वास कर लेंगे कि तीर्थ यात्रा अयोध्या में मस्जिद गिराकर लौट रहे थे और ट्रेन में आग लगने से उनकी मौत हो गई। जबकि सच्चाई तो यह है कि बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को गिराई गई थी, जबकि गोधरा रेलवे स्टेशन पर अयोध्या से लौट रही साबरमती एक्सप्रेस में 27 फरवरी 2002 को आग लगाई गई थी। इसमें 59 हिंदुओं की हत्या की गई थी। याद रखिए, रॉय अपने भाषण में इसे हादसा बताती हैं, जबकि यह हादसा नहीं था बल्कि एक षड्यंत्र था। अदालत ने गोधरा कांड के दोषियों को मौत और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अब तक आप समझ गए होंगे कि अरुंधति रॉय किस स्तर पर देश के विरुद्ध खड़ी रही हैं, किस स्तर पर देश के विरुद्ध बयानबाजी करती रही हैं, किस स्तर पर समाज में वैमनस्यता, घृणा, नफरत फैलाती रही हैं। सवाल उठता है कि रॉय बेरोक टोक ऐसा कैसे करती रही। ये हम आपको बताएं उससे पहले जान लीजिए कि रॉय भारतीय सेना और भारत की पुलिस को बलात्कारी भी बता चुकी है। इस तरह से देखें तो रॉय का पूरा एक्टिविज्म देश के विरुद्ध दिखाई देता है। कश्मीर की कथित आज़ादी को लेकर खुलेआम अलगाववादियों, आतंकवादियों और पाकिस्तान को बौद्धिक और नैतिक समर्थन देने की बात हो, दुनिया की सबसे अनुशासित सेनाओं में से एक भारत की सेना को बलात्कारी बोलने की बात हो, देश के कई हिस्सों को देश के विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास हो, देश में जाति के नाम पर हिंदुओं को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र हो, या फिर गुजरात दंगों के बाद मजहबी भीड़ को भड़काने के लिए झूठे लेख लिखना हो, ये सब कुछ अरुंधति रॉय कई वर्षों से करती आ रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने वर्षों में उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इसका जवाब बहुत ही सरल है। रॉय एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का भारत में एक पहिया है। भारत विरोधी ये इकोसिस्टम दुनिया में मजबूत पकड़ रखता है। ऐसे में रॉय को हमेशा से ही यह विश्वास रहा कि उनका कुछ नहीं होगा। देश का कानून अगर कोई कार्रवाई करने की कोशिश भी करेगा तो दुनिया के वामपंथी उनके समर्थन में टूट पड़ेंगे। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इन वामपंथियों का प्रभाव पिछले कुछ वर्षों में हम सबने देखा है। इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि 14 साल पुराने केस में अब सरकार ने यूएपीए के तहत केस चलाने की अनुमति दी है, तब भी वामपंथी इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर खतरा और तानाशाही बता रहे हैं। दुनिया की कई बड़ी संस्थाएं और संगठन रॉय के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अरुंधति रॉय एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा भर है। बस उन्होंने ज़्यादा मुखरता के साथ भारत के विरुद्ध विश्व विमन किया है, इसीलिए उन्हें दुनिया और देश में इकोसिस्टम ने नेता बना दिया है।